हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। देखो, हम फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स की एक सीरीज चलाई थी। काफी टाइम हो गया है, बीच में अभी गैप काफी ले लिया है हमने, जिसमें हमने वेक्टर पढ़ लिया था। ठीक है, वेक्टर के बाद हमने डिफरेंशिएशन भी पढ़ लिया था। उसके बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी आता है मैथमेटिकल टूल्स में, उसकी भी हम एक दिन बात करेंगे। लेकिन आज हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। और आपको पता ही होगा कि मैथमेटिक्स में हर ऑपरेटर के लिए एक रिवर्स ऑपरेटर जरूर होता है, कन्वर्स जरूर होता है उसके लिए। जैसे प्लस के लिए माइनस आया, मल्टीप्लीकेशन के लिए डिवीजन आया। ठीक है, और बाकी भी अगर आपने मैथमेटिक्स में 10th क्लास में थ्योरम्स वगैरह पढ़ी होंगी तो भी पता होगा कि हर थ्योरम के लिए उसका कन्वर्स पॉसिबल होता था। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का अपोजिट ये काम कर रहा होगा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया था, यहाँ हम उनको ऐड करने का काम कर रहे होंगे, वही इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो आज इसको डिटेल में समझेंगे। देखो, वैसे तो जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि जो डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन जो है, ये मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। ठीक है, तो वहां हम ये डिटेल में पढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन तो इतना बड़ा चैप्टर है कि ऑलमोस्ट इसकी एक सेपरेट बुक आया करती थी किसी टाइम पर। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए। अब जाकर वो थोड़ा सा आधी बुक में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, 4-5 चैप्टर इसके हो जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर और काफी बड़ा ये लेंथी चैप्टर है। लेकिन हमें फिजिक्स के हिसाब से इसे करना है कि छोटी मोटी जो चीजें हमें करनी होती है उसमें ये प्रॉब्लम ना दे, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना दे, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह में हमें इंटीग्रेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आज इसकी बात कर लेते हैं। पहले वही कि हम इसे समझते हैं कि ये इंटीग्रेशन होता क्या है, कहाँ हम इसको यूज करते हैं और कैसे इसको फिर हम यूज करते हैं देखेंगे। ठीक है, तो देखो, पहला हेडिंग तो डाल ही लेते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन पे आने से पहले डिफरेंशिएशन जरूर देख लेना आप लोग, क्योंकि ये उसी से रिलेट होगा। कुछ कंसेप्ट में वहीं से उठाऊंगा कि देखो हमने वहां ऐसा किया था। तो इंटीग्रेशन से पहले डिफरेंशिएशन आप देख लेना, 1 घंटे का वीडियो है शायद, मैक्सिमम 55 कुछ मिनट का है वो। ठीक है, तो उसे आप कंप्लीट कर लेना, जिससे छोटी मोटी दिक्कतें यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ वो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, डिफरेंशिएशन में मैंने काफी डिटेल में चीजें समझाई हैं, तो वो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, हमने क्या किया था डिफरेंशिएशन में, जैसे छोटा सा मैं अगर रिकैप करूँ उस चीज को, रिवाइज कर देता हूँ कि हमें वेलोसिटी अगर निकालनी थी तो हम क्या करते थे, ds ओवर dt कर देते थे। लेकिन अगर हमें वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में क्या, कि चलो पहले मैं ये ग्राफ बना देता हूँ। ये ग्राफ मेरे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और यहाँ ये कर्व कुछ इस तरह का हमारे पास बन रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो एरिया होता है अंडर द कर्व, मतलब ये वाला जो एरिया होगा, सपोज यहाँ तक की ही मैं बात कर लेता हूँ, इससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नीचे। ठीक है, ये वाला ज्यादा सही परपेंडिकुलर लग रहा है। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाला कर्व जितना एरिया यहाँ पर फॉर्म कर रहा होगा, ये वाला जो एरिया होगा, यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ये जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, मैं इसको लिख देता हूँ, अंडर द कर्व जो बन रहा होगा, ये हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो जब तक ये ग्राफ जो है ये कंटिन्यूअस है या स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है, हमें एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली एरिया निकाल लेंगे। अगर सपोज हमसे बोला होता कि इसके बीच में किसी 2 पॉइंट का बताओ, चलो इसका नहीं, एक मिनट, यहाँ हमें 2 पॉइंट पर एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो ए से बी पॉइंट का हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो हम ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, बी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, और इनके बीच का जो एरिया होता वो हम इजीली निकाल लेते। कैसे, यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस या प्लेन टी का जो प्लेन है। ठीक है, ये एक स्क्वायर बन जाता है या फिर रेक्टेंगल बन जाता है। इस रेक्टेंगल का मैं एरिया निकाल लेता प्लस इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता। तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता। तो यहाँ पर कर्व हम इजीली निकाल लेंगे, कर्व के जो नीचे जो एरिया बन रहा होगा वो इजीली हम पता लगा लेंगे और एरिया निकल जाएगा, जिससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं।
ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल दिक्कत आने लगी थी, एक्चुअल प्रॉब्लम जो आने लगी थी, हमने डिफरेंशिएशन में भी देखा था, वो कब आई थी, जब अपने पास जो कर्व था वो कंटिन्यूअस ना होकर, स्ट्रेट ना होकर, कंटिन्यूअस तो होगा ही, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, कंटिन्यूअस तो होगा ही, लेकिन स्ट्रेट लाइन ना होकर कुछ इस तरह का जब हमें ग्राफ मिल रहा है ना, अगर ये ग्राफ होता है तो इस तरह के ग्राफ में हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर यहाँ मुझे इसका एरिया निकालना होता, सपोज मैं ये 2 पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, ये ए पॉइंट है और ये 2 बी पॉइंट है, और अब मुझे ए से बी का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्योंकि वेलोसिटी जो अपने पास है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया ए और बी पॉइंट के लिए रिस्पेक्टिव, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाला जो एरिया बन रहा होगा, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन दिक्कत ये है कि हम ये वाला एरिया निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये है ऊपर कर्व, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन थी, ये ट्रायंगल बन गया था, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और इतना छोटा हम करेंगे, जैसा कि डिफरेंशिएशन में भी हमने देखा था कि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होने लग जाए, तो इतना हमें इसे छोटा करना है, समझ गए कि किस तरह से ये हो रहा होगा, इसी तरह से ये हो रहा होगा, और वहां पर हमें ये रेक्टेंगल बनने लग रहा होगा, हमने क्या किया, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में हमें इसे ब्रेक किया, और ईच जो होगा वो एक रेक्टेंगल का काम कर रहा होगा, ये ईच ब्लॉक जो बन रहा है अपने पास, ये एक रेक्टेंगल का काम कर रहा होगा, और वो सभी रेक्टेंगल्स का एरिया मैं ऐड करता हुआ चलूंगा, है ना। देखो आगे इसको थोड़ा और ब्रेक कर दे इस तरह से, है ना, और ये आगे और भी ब्रेक किया जा सकता है, तो ये अपने पास छोटे छोटे एरियाज बनते, देखो ये वाला डिस्टेंस कम होता जा रहा है, एक पॉइंट पर आकर ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव कर रहा होगा, और हमें वहीं तक ही पहुंचना है। तो ये जो डिफरेंस होगा, मैं थोड़ा बड़ा लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि छोटा होगा तो काफी दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा, ये dt बता रहा होगा, डिस्टेंस होगा, हम स्मॉल की बात करें, देखो यहाँ पर तो ये डिस्टेंस बड़ा होगा डेल टी, मान लो ये t1 है और ये t2 टाइम पर है, ठीक है, तो ये तो डेल होगा, लेकिन हमने ये डिस्टेंस छोटा छोटा करते चले गए, इसे बीच में पार्टीशन करते चले गए, लाइन नहीं हटानी है, ये पार्टीशन करते चले गए और बहुत छोटा किया, जिससे कि ये डेल, मतलब ये वाला जो डेल होगा वो डी का काम कर रहा होगा अपने पास, ठीक है, बहुत छोटा हमने कर दिया है इसको, ये जो बीच में डिस्टेंस है, क्योंकि दिखाने के लिए इसको मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, इसे आप समझो बहुत छोटा, लेकिन अगर ये बड़ा होता तो दिक्कत क्या आती, देखो समझो कि हम जब इस ईच ब्लॉक का एरिया निकाल रहे होते, देखो ये क्या होता है, ये आप मान लो dx मान लो, चलो ठीक है, और ये वाला जो होगा ये y1 होगा, इस वाले के लिए जो ये होगा ये y2 मान लो, इसका एरिया जो होगा ये भी dx होगा, मैंने dx का पार्टीशन यहाँ पर कर दिए, ठीक है, ये y2 होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा y1, मान लो मैंने इसके n ब्लॉक किए हैं, या आप आगे तक इसे करते हुए चलो, ठीक है, तो ये जो एरिया होगा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया, तो लेंथ तो इसकी y1 है और ब्रेथ इसकी क्या है, dx है, तो ये y1 dx हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया y2 dx हो जाएगा, प्लस थर्ड वाले का जो एरिया होगा y3 dx हो जाएगा, और ये अप टू nth ब्लॉक तक चलेगा अपने पास, तो ये yn dx तक चलेगा। और आपने पढ़ा होगा, ठीक है, छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो अभी, कि यहाँ पर ये जब इस तरह से चल रही है चीजें 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर समेशन यूज कर सकते हैं, है ना, i की वैल्यू कहां से कहां तक 1 to n जा रही है, और फंक्शन अपने क्या बन रहा है, yi dx, ठीक है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है ना, कि जब हम ये ब्लॉक बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये ब्लॉक कुछ इस तरह का ही बन रहा होगा, जिसका एरिया हमने निकाला है। देखो अभी हम ये समझ रहे हैं कि हम कर क्यों रहे हैं, ये इंटीग्रेशन आया कैसे, हम इसे बना ही क्यों रहे हैं, कर ही क्यों रहे हैं ऐसा, है ना। तो समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, और आना चाहिए, क्योंकि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हम करते क्यों है, तो कहीं पर इंटीग्रेशन हमें लगाना पड़ रहा होगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक्स का हमने एरिया निकाला है, वो ये वाला एरिया हमारे पास निकला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने पास ये दो ट्रायंगल का एरिया है वो रह जाएगा, है ना, और एग्जैक्टली ये ट्रायंगल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये कर्व बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो, अब क्योंकि हमने ये काफी छोटे छोटे कर दिए हैं ब्लॉक्स, यहाँ पर बड़ा मैं बना रहा हूँ, एग्जैक्टली ये इस तरह का होगा अपने पास, ठीक है, और ब्लॉक्स हम छोटा करेंगे तो ये जो डिफरेंस है ये कम होता चला जाएगा, देखो मैंने आगे और ब्रेक किया, तो ये जो डिफरेंस है, ये ट्रायंगल जो है ये छोटे होते चले जाएंगे, तो हमने इन्हें इनफाइनाइट नंबर्स में ब्रेक किया है, और इस तरह के एडिशन को
इस तरह के जो हम ब्लॉक्स को ऐड कर रहे हैं लेकिन कर्व वाले, है ना। अगर कंटिन्यूअस होता तो हम समेशन यूज कर सकते थे। इस तरह के कर्व के एडिशन के लिए अपने पास एक और समेशन जैसा ही फंक्शन होता है जिसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि मैंने बोला अभी कि हमारा इंटीग्रेशन का भी काम क्या है, ऐड करने का ही काम होता है। ठीक है, तो ये होगा वाई आई डी एक्स, और यहाँ पर ये अपने पास इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इंटीग्रेशन क्यों आया, क्योंकि हम ये बहुत ज्यादा छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते जा रहे हैं, जिससे कि ये जो अपने पास ऊपर ये जो डिस्टेंस बच रहा था ये कम से कम हो सके। और इस तरह के कर्व इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, इस तरह के कर्व एडिशन के लिए, मतलब जिससे कि इस तरह का हम ऐड कर सकें, उसके लिए हम समेशन की जगह क्या यूज में लेते हैं, इंटीग्रेशन यूज लेते हैं। कहां से कहां तक हम कर रहे हैं इसको, इसमें ये सारा कर्व कवर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और अगर हम लिमिट लगा रहे हैं, सपोज ए पर ये वाली ए है, या फिर t1 हम इसे ले लेते हैं, हम इसे t1 ले लेते हैं, और ये t2 है, तो ये t1 से t2 के लिए y dx हो जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन आता है। अगर हमने ये लिमिट नहीं लगाई होती तो ये क्या कर रहा होता, ये 0 से स्टार्ट कर रहा होगा और फाइनल तक ये जा रहा होगा। ठीक है, जब तक हम लिमिट्स नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, ये कैसा होगा, इंडेफिनाइट होगा, इंडेफिनाइट। ठीक है, ये इंडेफिनाइट होगा, इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, पूरे कर्व को ये एक्सप्लेन कर रहा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ लिमिट लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह का मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिख देते हैं इसको, इंटीग्रेशन y dx, और ये कोई भी लिमिट लगा देते हैं t1 से t2 तक। ठीक है, ये तो अभी हमने vt ग्राफ ले लिया है। अगर xy ग्राफ होता तो ये x की कोई वैल्यूज होती। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिया है, कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा vt में ही लगेगा, किसी भी ग्राफ में ये लग सकता है। ठीक है, तो t1 से t2 y dx होगा। ठीक है, ये वाला जो अपना इंटीग्रेशन होगा इसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला डेफिनाइट नहीं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन हम इसे बोलते हैं, क्योंकि ये हमने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, इसको लिमिटेड कर दिया है t1 से t2 तक के लिए। सिर्फ इतना इतना ही हमें इसको डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये हम क्या बात कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन होगा कैसे। आगे हम बात कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन होगा कैसे। ये तो हमने समझ लिया कि इंटीग्रेशन हो क्यों रहा है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन होगा कैसे इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो अपने पास कुछ फंक्शंस होंगे, जैसे यहाँ पर ये y है, ये y क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कई बार ये x की पावर n समथिंग कुछ होगा, कई बार ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ हो सकता है, जैसे sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि किस फंक्शन के लिए क्या इंटीग्रेशन होगा। तो पहले हम ले लेते हैं x की पावर n dx का इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ठीक है, अभी इंडेफिनाइट हम ले लें, कोई लिमिट में यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका होगा x की पावर n प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, x जो पावर है उसमें 1 ऐड करो, और जो ऊपर बना है उसी को नीचे भी बना दो, n प्लस 1। ठीक है, प्लस में यहाँ एक कांस्टेंट और आता है। ऐसा क्यों होता है, देखो एग्जांपल के लिए समझ लो। मैंने बताया इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। मतलब जो हमें इस वाले फंक्शन को मैंने इंटीग्रेट किया है, तो इंटीग्रेट का अपोजिट अगर मैं करूंगा तो सेम फंक्शन मुझे मिलना चाहिए। मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद, जैसे प्लस करने के बाद अगर मैं सेम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे बेसिक वैल्यू वापस मिल जाएगी। जैसे मैंने 3 + 2 किया था तो 5 आया। इस 5 में से मैं ये वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे वापस 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपने पास जो ये रिजल्ट आया इंटीग्रेट करके, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे वापस से मेरा बेसिक वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करो एक बार, d ओवर dx, x की पावर n प्लस 1 प्लस में c। u प्लस v में फंक्शन है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा और इसका भी होगा। ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 हो जाएगा, और इसका क्या होगा, पावर बाहर आएगी n प्लस 1। ठीक है, और 1, और ये वाला 1 अपॉन, चलो मैं करके दिखाता हूँ, एक मिनट यहाँ नीचे लिखता हूँ, इस तरह मिक्स हो जाएंगी चीजें। तो देखो ये होगा d ओवर dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस d ओवर dx, ये कांस्टेंट टर्म का होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जब इसका करेंगे तो 1 अपॉन n प्लस 1 बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, और ये डिफरेंशिएशन होगा किसका, x की पावर n प्लस 1 का
प्लस में dc ओवर dx क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमने देखा था 0 होता है। अब यहाँ dx की पावर n+1 है तो पावर बाहर आती है, 1/n+1 तो ऑलरेडी यहाँ है, पावर बाहर आएगी डिफरेंशिएशन होगा तो, ठीक है, x की पावर n+1 का -1 हो जाएगा, ठीक है। देन हम क्या करेंगे dx ओवर dx और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 में से 1 गया तो x की पावर n, n+1 से n+1 कैंसिल तो x की पावर n आया, और इसी का तो हमने इंटीग्रेशन किया था। तो मतलब यहाँ कांस्टेंट टर्म इसीलिए आती है कि अगर यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं भी होती तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अगर दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर होगी भी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो हम मानकर चलते हैं कि यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म है या फिर वो 0 होगा, ठीक है। तो ऐसा लेकर चलते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा हम तभी लेकर चलते हैं जब अपने पास कैसा है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अगर मैंने यहाँ लिमिट्स लगाई होती, अगर यहाँ मैंने लिमिट्स दी होती आपको, मान लो a और b, तो यहाँ पर हम इस c को नहीं लिखते, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन होगा इसका। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमें x की पावर 2 dx करना है तो ये होगा x की पावर 3/3, 2 में 1 ऐड किया और डिवाइड बाय सेम हमने कर दिया प्लस में c। अगर यहाँ पर लिमिट्स होती, मैं लिमिट की बात कर लेता हूँ, ये अपने पास सपोज ये होता 2 और 5 होता, ठीक है, इसे बोला जाता है अपर लिमिट, और इसे बोला जाता है लोअर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट नीचे होती है, अपर लिमिट ऊपर होती है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3, और इंटीग्रेशन तो हो गया लेकिन अभी लिमिट्स लगाना बाकी है, और मैंने बोला डेफिनाइट इंटीग्रेशन में जिसमें लिमिट्स अपने पास होती है वहां कांस्टेंट टर्म्स हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट 3 है, इसमें अपर लिमिट रखेंगे हम। पहले करने का तरीका क्या होता है, पहले अपर लिमिट रखो, देखो 5 का क्यूब होगा डिवाइड बाय 3 माइनस, देखो माइनस आएगा अपर लिमिट रखने के बाद, देन हम लोअर लिमिट रखेंगे तो 3 का क्यूब डिवाइड बाय 3, ठीक है। 5 का क्यूब क्या होगा 125 डिवाइड बाय 3 माइनस 3 का क्यूब क्या होगा 27/3, ये अपने पास आ जाएगा 98/3, और इसको हम सोल्व कर दें, ठीक है। लिमिट्स का कैसे केस है, लिमिट कैसे सोल्व करनी है, देखो इंटीग्रेशन तो सेम ही होगा, लेकिन बाद में हम वैल्यूज पुट करते हैं, अपर लिमिट रखने के बाद माइनस का साइन और देन लोअर लिमिट, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखने की क्या है कि यहाँ n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, यहाँ n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर -1 होगा तो देखो यहाँ -1 आएगा, -1 प्लस 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता मैथमेटिक्स में, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता मैथमेटिक्स में। लेकिन अगर यहाँ x की पावर -1 होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, क्योंकि यहाँ तो n की पावर -1 हम नहीं रखेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हमें स्पेशल याद रखना पड़ता है, ये होता है log x और प्लस में c, क्योंकि ये इंडेफिनाइट है, ठीक है। क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या था 1/x, और x की पावर -1 क्या है 1/x ही तो है, ठीक है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x होगा, और प्लस में c आएगा अगर वो इंडेफिनाइट है। अगर डेफिनाइट होगा तो हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे। तो ये वाला स्पेशल केस है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ। और वैसे भी सोल्व करोगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा केस देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर अपने पास कुछ ऐसा होता, इंक चेंज कर लेता हूं मैं, कि इंटीग्रेशन हमें करना होता किसका, सिर्फ dx हमारे पास यहाँ होता, ठीक है। तो इस केस को देखो हम क्या भी लिख सकते हैं, x की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर 0 मतलब 1 होगा, और 1 तो यहाँ होगा ही ना, तो x की पावर 0, इसका क्या होगा x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, ये क्या हुआ x की पावर 1 डिवाइड बाय 1, तो ये आ जाएगा x और प्लस में c, ठीक है। एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर c x की पावर n dx हमारे पास है तो क्या होगा, मतलब किसी कांस्टेंट टर्म से तो मल्टीप्लाई हो सकती है वैल्यू, ठीक है। c हमारे पास क्या है कांस्टेंट टर्म, तो इसका रिजल्ट क्या होगा अपने पास, ये देख लो कि हम कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं डिफरेंशिएशन की तरह, और इंटीग्रेशन कर देते हैं x की पावर n dx, और ये हमें पता है क्या करना है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस में c आएगा, लेकिन ये वाला c अलग होगा और वो c अलग होगा, यहाँ ऐसे समझ लो कि c1 आ जाएगा डिफरेंट, जरूरी नहीं है जो c यहाँ पर है वही वहां पर है, ठीक है।
आगे देख लेते हैं, आगे और फॉर्मूलाज देख लेते हैं क्या हो सकता है अपने पास। हमने देख लिया x की पावर n के लिए देख लिया, हमने dx के लिए देख लिया कि कोई भी अगर अपने पास फंक्शन नहीं है तो सिर्फ dx का क्या होगा, x होगा। ठीक है, हमने अगर कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाइड है वो तो क्या होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी हम देख लेते हैं, जैसे हमसे पूछा होता sin x dx। अभी इन सब पर क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। sin x dx हमें बताना है, तो देखो sin x का होता है माइनस का cos x और प्लस में c, क्योंकि इंडेफिनाइट है। अगर यहाँ लिमिट्स में लगा दूंगा तो ये c नहीं आएगा। ठीक है, अगर cos x का पूछा है इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा sin x प्लस में c। ठीक है, तो देखो वहां डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में हम करते थे cos x का क्या होता था sin x, और sin x का क्या होता था, सॉरी cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था माइनस sin x, और sin x का होता था cos x। लेकिन यहाँ माइनस अपोजिट हो जाता है। ठीक है, cos x का क्या होगा, प्लस का sin x ही होगा। ठीक है, तो एक बार हम फॉर्मूलाज की टेबल देख लेते हैं। ठीक है, उसमें सभी के इंटीग्रेशन है, आप उसे कॉपी कर लेना, अपने एक जगह नोट कर लेना और फॉर्मूलाज याद कर लेना कि देखो अगर 1 dx है तो वो x प्लस सी होगा, ये मैंने अभी समझाया। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो ax हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ ax dx आपसे बोला है, a आप बाहर ले लोगे इंटीग्रेशन से, x dx आपके पास होगा, सॉरी a dx का पूछा है। ठीक है, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है और प्लस में c, तो ये ax प्लस c आ जाएगा आपके पास। ठीक है, x की पावर n का मैंने अभी बता ही दिया है आपको क्या होता है, sin x का माइनस cos x होता है। फिफ्थ वाला देखो cos x का क्या होता है, sin x होता है। सिक्स का क्या होता है, देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था। यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है ये डिफरेंशिएशन के लिए है। ये दोनों के टेबल एक साथ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप दोनों को कंपेयर कर सको, एक दूसरे के रिवर्स ही प्रोसीजर है ये। ठीक है, तो यहाँ tan x का क्या हो रहा था, sec स्क्वायर x हो रहा था, तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो tan x होगा। कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट x होगा, सेक x tan x का इंटीग्रेशन सेक x होगा, कोसेक x कोट x का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक x होगा, 1/x का क्या होगा, log x होगा। ये मैंने अभी आपको बताया, x की पावर -1 वाला ये केस है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, e की पावर x का देखो डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। ठीक है, a की पावर x ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा डीप में आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं है तो। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, सभी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं किस तरह से होगा, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, 1/x वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। अब इन पर क्वेश्चन हम अच्छे देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। ये टेबल आप लोग पॉज कर एक बार नोट कर लेना। ठीक है, दोनों टेबल एक साथ लिख लेना, फॉर्मूलाज याद करने में आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि कोसेक साइन में ही चेंज होगा, साइन कोसेक्स में ही चेंज होगा, लेकिन माइनस कहाँ हो रहा है उस चीज का आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब हम इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन अपने पास है, मैं लिख कर लाया हूँ 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 5, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अब हम साथ के साथ कंसेप्ट भी तो समझना पड़ेगा। ये तो हमने फॉर्मूलाज देख लिया, तो इंटीग्रेशन u प्लस v का क्या होगा, u प्लस v का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होता है इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx। सेम डिफरेंशिएशन वाला ही केस है, u के पास dx चला जाएगा, v के पास भी dx चला जाएगा, तो ये हो गया u dx प्लस v dx। अब देखो यहां पर भी ये सेम ही केस अप्लाई होने लग रहा है। ठीक है, यहां पर 3 है, u v z ले लो आप लोग। ठीक है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, देखो ये 5x स्क्वायर dx होगा, सबका सेपरेट कर दो, माइनस इंटीग्रेशन 8x dx होगा प्लस इंटीग्रेशन 5 dx होगा। ठीक है, 5 कांस्टेंट बाहर निकालो, अभी देखा था इसका कैसे करना है। x की पावर n का क्या होगा, x की पावर 3 डिवाइड बाय 3, माइनस 8 बाहर निकालो एज अ कांस्टेंट, इसका होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 को बाहर निकालो, इसका क्या होगा x, और प्लस में c आ जाएगा, तो ये होगा 5/3x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस c। देख लेना कैलकुलेशन में अगर मैं कोई छोटी मोटी गलती करूं तो उसके लिए सॉरी है अभी से। ठीक है, बाकी सही करूंगा जहां तक है।
कंसेप्ट आपको मैं समझा रहा हूँ तो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वाला केस भी आ गया कि u माइनस वी अगर होता तो सिंपली वो साइन एग्जिट आ जाता, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्वेश्चन में अगर लिमिट होती तो लिमिट का भी क्वेश्चन अभी आगे हम देख लेंगे। बाकी अगर नेक्स्ट कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन हमें करना है रूट एक्स। चलो पहले रूट एक्स डी एक्स को हम समझ लेते हैं। ये क्या होगा, x की पावर 1/2 dx हम लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1, और 1/2 प्लस 1 x की पावर 3/2, और ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर 2/3 हो जाएगा x की पावर 3/2, क्योंकि डिवाइड में क्या है, एक फ्रैक्शन है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये इस तरह से अपने पास फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इससे अलग था। क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि अंडर रूट x प्लस 2x प्लस 3। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से होगा। बाकी अब आपको इसको u प्लस वी लगाना है, सभी का सेपरेटली करना है और इसे सोल्व कर लेना। हाँ, यहाँ पर प्लस में सी और आएगा, कमेंट में कुछ गलत मत लिख देना, प्लस में सी और आएगा। मैंने बोला कि अगर अपने पास इंडेफिनाइट है तब तक सी आएगा, अगर डेफिनाइट हुआ तो सी नहीं आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। 1 प्लस 3t और यहाँ अपने पास है टी स्क्वायर इंटीग्रेशन dt। हाँ, ये वेरिएबल को डिफाइन कर रहा होगा, टी यहाँ पर वेरिएबल होगा, कुछ भी हो सकता है x के अलावा। ठीक है, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ले रहे थे तो वहां वेरिएबल क्या होना चाहिए, t होना चाहिए, क्योंकि जो फंक्शन होगा वो टाइम पर ही होगा, टाइम पर ही डिपेंड कर रहा होगा। तो यहाँ इस तरह के फंक्शन को अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहले तो टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, टी स्क्वायर प्लस 3t क्यूब, और ये हो जाएगा dt। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेम, अब इस तरह का तो क्वेश्चन कर चुके हैं ना हम अभी लोग। देखो टी स्क्वायर dt प्लस ये हो जाएगा 3t क्यूब, सॉरी ये हो जाएगा 3t क्यूब और dt। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टी स्क्वायर का क्या होगा, टी क्यूब बाय 3 प्लस, अब देखो सेम इंटीग्रेशन के लिए देखो समझो, यहाँ पर भी आप लोग C1 लगा सकते हो कि एक कांस्टेंट यहाँ है और यहाँ पर ये आएगा 3, आपने बाहर निकाला, t की पावर 4 डिवाइड बाई 4 इंटीग्रेट हुआ, और इस वाले इंटीग्रेशन का कांस्टेंट C2 आया। ठीक है, तो बाद में आप जब इसको कंबाइन करके लिखोगे 3/4 t की पावर 4 प्लस t क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस में C1 प्लस C2, अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो भी एक ही कांस्टेंट टर्म आएगी। तो फाइनल में लास्ट में जाकर आप क्या किया करो, एक इंटीग्रेशन, एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके लिए लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये किस तरह से क्वेश्चन करना है। अगर इस तरह से फंक्शन कोई मिलता है तो आपको पहले उसे सोल्व करना है, देन उसके बाद आपको इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, यहां से हमें एक कंसेप्ट देखने को मिलेगा 7 sin x। अच्छा, इसको मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स में बनाने की कोशिश करता हूँ। 7, चलो एक बार पहले 7 sin x dx लेकर देखो, इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा कि ये 7 sin x dx अपने पास है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि हम 7 बाहर निकाल लेंगे, फिर sin x का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है, और प्लस में कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया होता, 7 sin, और ये मान लो सपोज 2x अपने पास होता dx, अब इसको कैसे हमें सोल्व करना होता उस बात को आप समझो। देखो अभी तो ये सेम होगा, 7 बाहर निकाला, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा कलरफुल रहना चाहिए। ठीक है, 7 बाहर निकाला मैंने। ठीक है, इंटीग्रेशन होगा sin 2x का dx। देखो डिफरेंशिएशन में जैसे चेन रूल लग रहा था ना, यहाँ पर चेन रूल नहीं लगेगा, लेकिन क्या होगा वो समझो कि 7 तो बाहर निकाला। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में यार ऐसा लग रहा है कि 7th क्वेश्चन, ये 7 बाहर निकाला, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2x का भी इंटीग्रेशन होना बाकी है। लेकिन यहाँ 2x का देखो, साइन का तो हमने कर दिया, फिर जो बचता है ना, जो बचता है, जो अंदर आता है, जिसमें चेन लगती है ना, उसमें क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, और उससे आपको डिवाइड करना है। देखो इसको एक बार फिर समझ लो, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज है यहाँ पर कि हमने साइन का, देखो मेन फंक्शन क्या है, साइन है, हमने साइन का क्या किया, इंटीग्रेशन किया, जो कि माइनस का cos 2x आया।
लेकिन साइन का तो हो गया, लेकिन साइन का जो एंगल था उसका नहीं हुआ, है ना। डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, फिर 2x का डिफरेंशिएशन होगा, वो चेन चलती ही जाती है। लेकिन यहाँ चेन नहीं चलेगी, साइन का तो इंटीग्रेशन होगा, बाद में जो चेन चलनी चाहिए थी उसका डिफरेंशिएशन ही होगा, और डिफरेंशिएशन होने के बाद उसका हम डिवाइड करते हैं, जो भी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास फाइनल आंसर होगा। घबराओ नहीं, एक दो क्वेश्चन और इस पर हम समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन ले लेता हूं। इंटीग्रेशन हमें करना है। देखो e की पावर x dx क्या था, e की पावर x ही होगा प्लस में c, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसी के बेस्ड अगर हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि e की पावर 5x dx मैं आपके सामने ले लेता हूं, तो इसका आप क्या करोगे, e की पावर x का तो आपने इंटीग्रेशन किया, तो e की पावर x का तो सेम आया, लेकिन अब इस 5x का चेंज चलेगा। ठीक है, तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 उससे हम डिवाइड कर देंगे प्लस में c। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहां ले लेते हैं कि इंटीग्रेशन अगर हमें e की पावर cos x का करना होता, cos x, ठीक है, cos x, एक मिनट, अरे यार, cos x dx, इसका क्या होता, अगर पहले तो हम e का करेंगे, e का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम e की पावर cos x आ जाएगा। फिर cos x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और cos x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो वो माइनस का sin x आएगा, और उससे हमें करना है डिवाइड। देखो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि इसका जो होगा ना वो डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन मत कर देना। और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, और प्लस में c। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन हम लिमिट के लिए ले लेते हैं। ठीक है, लिमिट के लिए मतलब डेफिनाइट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर। चलो यहाँ लगा देते हैं इसको, यहाँ लगाएं कि यहाँ यही रहने दो। ओहो, एक सेकंड। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास है, लिमिट हमें लगानी है, तो एक ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं लेते हैं, इसी तरह का ले लेते हैं। 15x स्क्वायर माइनस 8x, मैंने ये ले लिया, तो लिमिट हम लगा रहे हैं 2 to 4। ठीक है, ये लिमिट हमने लगा दिया, डेफिनाइट इंटीग्रेशन हो गया, और इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर dx लगाना जरूरी है। ठीक है, तो पहले तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तब तक तो हमें लिमिट को देखना भी नहीं है। 15x स्क्वायर dx, लिमिट 2 से 4, सभी के पास जाएगी लिमिट, तो इंटीग्रेशन 8x dx, लिमिट 2 to 4, इसके लिए भी यही लिमिट रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट इधर आ जाते हैं। 15x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 15x क्यूब बाय 3, लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी 2 से 4 तक, माइनस 8 बाहर जाएगा, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर लिमिट जाएगी 2 to 4। देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए पहले इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे थोड़ा इजी हो जाए, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 आया। अब यहाँ पर लिमिट रखो, देखो अंदर क्या बचा, एक्स क्यूब बचा, है ना, ये 3 बाहर आ गया, तो एक्स क्यूब बचा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, माइनस लोअर लिमिट, मैंने बताया कि पहले अपर लिमिट रखेंगे देन लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये होगा 8 प्लस, सॉरी माइनस का 8। देखो यहाँ पर भी ये 2 है, 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 4 हो जाएगा। अब अपर लिमिट रखा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 5 इंटू 56 माइनस का 12 इंटू 4 48। देखो यहाँ सी नहीं आएगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये डेफिनाइट हो गया, हमें सिर्फ इनडेफिनाइट में प्लस सी रखना। ठीक है, आगे और कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो अभी और भी कंसेप्ट इसमें बचता है, जैसे हमने यूवी का नहीं देखा है। ठीक है, एक इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और होता है, पहले हम यूवी का देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन यूवी का क्या होता है, यूवी डीएक्स का, कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते हैं। तो इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कैसे कि यू को बाहर निकालो, वी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन होगा, वी का इंटीग्रेशन कर दो। अब क्या करना सोच रहे होगे आप, प्लस लगाओ, वी को बाहर निकालो, यू का इंटीग्रेशन, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन डी यू ओवर डी एक्स, इंटीग्रेशन वी डी एक्स
और इस पूरे का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको थोड़ा तरीके से हम लिखते हैं इस तरह से, एक सेकेंड। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया है कि पहले आपको ये ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा, मतलब पहले आपको v का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और u का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला इंटीग्रेशन खुलेगा। ठीक है, तो पहले ये अंदर का सोल्व करना है। ये बहुत ट्रिकी हो जाता है थोड़ा सा करना, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपके में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से करना है, थोड़ी सी नॉलेज के लिए, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं, एक दो क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। और एक चीज का और हम यहाँ पर याद रखते हैं क्या, कि यहाँ पर u हमें आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन में u और v हम कुछ भी ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो क्या होता था, u dv ओवर dx प्लस में v du ओवर dx है। तो देखो ना क्या फर्क पड़ रहा है, प्लस आ रहा है, ये वाली सीट इधर लिख दो और ये वाली सीट इधर लिख दो, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में देखो शकल ही पूरी बदली हुई है यार, u और v से तो कितना सब चीजें हो जाएंगी ना, यहाँ पर v का डिफरेंशिएशन होगा अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो, ठीक है, u का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो वो तो सारे ही आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हमें u और v सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किसको u लेना है और किसको v, और वो हम सेलेक्ट करते हैं i लेट से। अब ये क्या आफत है, इसको समझो, i यहाँ पर इनवर्स के लिए आया है, इनवर्स फंक्शन होगा, l यहाँ पे log फंक्शन के लिए आया है, a यहाँ पे अलजेब्रा के लिए आया है, अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, t यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के लिए आया है, ठीक है, e यहाँ पर एक्सपोनेंट के लिए आया है। बस आपको ये पता होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर है ये, अगर कोई इनवर्स फंक्शन है तो मैं उसको u मानूंगा, अगर कोई log फंक्शन है तो मैं उसको u मानूंगा। मान लो दो फंक्शन आए आपके पास, ठीक है, एक आया एक्स स्क्वायर, एक आया log x, और dx आपको करना है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और log x कैसा फंक्शन है, log फंक्शन है, तो यहाँ पर किसको प्रायोरिटी ज्यादा है, log को ज्यादा है, तो ये तो अपना u का काम कर रहा होगा और ये v का काम कर रहा होगा। इस तरह से हम चीजों को सेलेक्ट करेंगे। समझ में आ गया होगा ये आइलेट फंक्शन क्या है। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल ही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, बस आपको ये फंक्शन याद रखना आइलेट, कोई ज्यादा ट्रिकी चीजें नहीं है। एक क्वेश्चन इस पर मैं ले लेता हूं, चलो एक क्वेश्चन हम इस पर ले लेते हैं, क्या कि हमारे पास है, हमें इंटीग्रेशन करना है, ये क्वेश्चन अपने पास है, इंटीग्रेशन हमें करना है x e की पावर x dx का, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने एक एल्जेब्रिक फंक्शन लिया है, चलो यार एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, एक x लिया है और एक मैंने लिया है cos x dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। u किसको सेलेक्ट करेंगे, देखो प्रायोरिटी देखेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये अपना u का काम कर रहा होगा और ये अपना v का काम कर रहा होगा। अब इसके लिए फॉर्मूला सेट कर दो कि ये हो जाएगा x इंटीग्रेशन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन dx ओवर dx इंटीग्रेशन v का करो, देखो v कौन है, cos x dx, और बाहर है, बाहर बैठा है dx। देखो इस वाले फंक्शन, इस वाले इंटीग्रेशन साइन के लिए भी dx आया है और इसके लिए ये वाला dx, तो एक साइन के लिए एक dx होगा ही होगा, है ना। तो x cos x का क्या होगा, इंटीग्रेशन sin x होगा, ठीक है। अब यहाँ पर c मत लगाओ, फाइनल में लगा देना, फाइनल रिजल्ट में, है ना। तो यहाँ पर dx ओवर dx 1 हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा और ये dx अगेन हो जाएगा, तो x sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ना 1.1 तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी u डॉट v लगाओगे, भाई ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का होता है माइनस cos x, तो ये माइनस का cos x, और एक माइनस ऑलरेडी बाहर बैठा था और प्लस में आप c लगा सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x sin x प्लस cos x प्लस में ये c, ये अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, आप लोगों को ज्यादा इतनी चीजें डीप में नहीं जानी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, जब आप पढ़ने आए हो तो थोड़ी नॉलेज तो पूरी लेकर जाओ, ठीक है। तो ये अगर u डॉट v का हमें इंटीग्रेशन करना है तो इस तरह से हमें इंटीग्रेशन करना होता है। u अपॉन v के लिए कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखो आपको एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन
मेथड आना चाहिए। ठीक है, ये जो हमने पीछे पढ़ा इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बाय पार्ट कुछ ऐसा कुछ नाम लेते हैं इसका। ठीक है, लेकिन नाम में क्या रखा है, कह कर गया ना शेक्सपियर साहब की नाम में क्या रखा है, तो नाम से कुछ नहीं, मेथड हमें आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड अब हम देख लेते हैं, ये भी ओपन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वेरिएबल को कुछ पुट कर देते हैं। किस तरह से, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास है साइन एक्स क्यूब, देखो साइन एक्स क्यूब, ठीक है, 3x स्क्वायर dx, ये अपने पास इंटीग्रेशन है। तो देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इसे क्यों कह रहे हैं ये समझो। ये लास्ट मेथड है, ठीक है, इतना सारा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, लग रहा होगा कि डिफरेंशिएशन तो देव मानुस निकला, हम तो उसे वैसे ही बुरा बता रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा एक दो बार इसकी भी प्रैक्टिस करोगे तो ये भी अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग जब फिजिक्स में कर रहे होगे तो ये धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, अपना अपना सा लगने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हमें सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे 10th क्लास में इक्वेशन सोल्व करने के लिए मेथड था, तो यहाँ हम कुछ वेरिएबल उठाते हैं और उसको पुट कर देते हैं, इसे बड़े से थोड़ा छोटा बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो हम एक्स क्यूब को क्या ले लेते हैं, हम टी मान लेते हैं, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वल का साइन। अब क्या करना है, अब इसको क्या, इसका डिफरेंशिएशन करो। देखो डी ओवर डी एक्स, एक्स क्यूब का डी टी ओ, ठीक है, डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां से डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये आएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या बना, 3x स्क्वायर dx, एक्स क्यूब को आप t लिख सकते हो, 3x स्क्वायर dx को आप dt लिख सकते हो। तो देखो थोड़ा छोटा बना कि नहीं बना, साइन t और dt। 3x स्क्वायर dx को मैंने dt पुट किया और x क्यूब को मैंने t पुट किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने पास क्या हो गया, अब साइन टी का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस टी प्लस में सी, और टी की वैल्यू आपको पता है एक्स क्यूब, तो ये माइनस का कोस एक्स क्यूब प्लस सी होगा। ठीक है, देखो किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो आंसर में चेक कर लेता हूँ, आंसर सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको शायद दिक्कत हो सकती है कि डायरेक्ट ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आपको देखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, वैसे तो चल इंटीग्रेशन है, लेकिन यहाँ जो आप पुट करते हो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, डिफरेंशिएशन करोगे, देखो आप एक्स क्यूब का dx क्यूब ओवर dx आप करोगे, यहाँ पर dt ओवर dx आप करोगे, क्योंकि x की रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो, तो ये तो हो जाएगा 3x स्क्वायर dx ओवर dx 1 हो जाएगा, इसको हटा दो। ये dt ओवर dx, थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ये 3x स्क्वायर इस dx को यहाँ मैंने भेज दिया और ये dt, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है ना, थोड़ा ये जगह कम हो जाती तो इसलिए अब यहाँ पर साइड में मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं, इसी तरह का कोई कि x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना होता, तो यहाँ से भी u अपॉन v के लिए हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। यहाँ मैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लूंगा, कोई भी एक वेरिएबल मान सकते हो अपनी मर्जी का, जरूरी नहीं है t ही मानो। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, dx ओवर dx 1 हो जाएगा, ये dt ओवर dx बनेगा, तो यहाँ पर ये dx इस तरह से आ जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर x dx को क्या पुट कर सकते हैं, देखो x dx हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/2 dt, पुट करो। देखो x dx को मैंने रखा 1/2 dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या रखा है t, तो यहाँ पर ये t 1/2 t हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करो, 1/2 बाहर निकला। ठीक है, तो ये हुआ 1/t dt, और 1/t क्या होता है, लोग होता है, तो 1/t लोग t, और प्लस में c भी आप लगा सकते हो, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू पुट कर दो लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c।
तो यहाँ अपने इंटीग्रेशन के सभी मेथड्स कंप्लीट हो जाते हैं, इससे ज्यादा कोई इंटीग्रेशन आपके नहीं आ सकता किसी भी तरह से, ठीक है। और ये लास्ट में जो हमने देखा है u डॉट वी और u अपॉन वी के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने देखा है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे और वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आपके में आएगा नहीं कभी। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये एक डेरिवेशन में आपके जरूर यूज होगा, एक आधी डेरिवेशन में, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये 0 प्लस ये होगा 2x स्क्वायर dx ओवर dx इज इक्वल टू dt ओवर dx। यहाँ से ये dx तो कट जाता है, तो ये 2x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हम लिखते हैं, ठीक है। तो स्टेप क्लियर होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इंटीग्रेशन में इतना ही है, ठीक है। ये स्लाइड्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां मैं ये अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, पहले इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। मेनली मोस्टली ट्रिगोनोमेट्री कराने की मैं कोशिश करूंगा, और हमारा मैथमेटिकल टूल्स का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक बच जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाकी सारे कंप्लीट करा चुका हूं मैं, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स का कोई चैप्टर हम उठाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।